वेलकम टू शिक्षा टुडे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज, जो कि एम लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर है। एंड इसको हम आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे अपने नोट सेक्शन में ले जाके जहाँ पे हम आपको और बेटर तरीके से समझा पाएंगे कि ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया गया है इसके अंदर ये कहना क्या चाहता है। तो इसको हम इजी सरल भाषा में और अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए वो चीज़ समझने के लिए। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन टू आवर नोट सेक्शन। तो हमारा टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज के बारे में। तो जो पंचायती राज है वो आर्टिकल 40 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। द स्टेट मस्ट ऑर्गेनाइज इट्स पावर एंड पंचायत्स एंड गिव देम सच पावर दैट विल फंक्शन एज एफिशिएंट यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यानी स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है जिसको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसको वो पावर दे सके ताकि ग्राउंड लेवल पे लोकल लेवल पे लोगों की हेल्प हो सके। तो इसका यही मतलब है। तो अगर आगे मूव ऑन करें तो वी आर फॉलोइंग गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट द पॉलिटिक्स शुड बी ग्रास रूट। इन अदर वर्ड्स पीपल शुड बी एबल टू डिसाइड मैटर्स बाय देमसेल्व्स। यानी कि ये जो पंचायती राज का जो थीम है, जो बेसिक थीम है, इसको गांधीयन प्रिंसिपल्स पे रखा गया था, जहाँ पे गांधी जी का ये मानना था कि इसको ग्रास रूट लेवल पे रहना चाहिए। ग्रास रूट लेवल अब क्या होता है? ग्रास रूट लेवल इज़ नथिंग बट कि जो लोकल इंसान है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है किसी गांव में, तो जो दूसरा व्यक्ति होगा वो उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएगा, बजाय वही एक व्यक्ति और एक और व्यक्ति जो दूसरे गांव से है, तो दोनों कोरिलेट एक दूसरे से नहीं कर पाएंगे। बट अगर दोनों एक ही जगह से हैं तो वो दोनों एक दूसरे का प्रॉब्लम उनके समाज में क्या चल रहा है तो उनको वो सब चीज़ बात पता है। तो गांधी जी का ये मानना था कि ये ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए, यानी जनता जिसको इलेक्ट कर रही हो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, उसी का कोई नेबर हो जो कि वहाँ के आसपास का लोकल प्रॉब्लम और अच्छे तरीके से समझ पाए और इसी को इम्प्रूव कर पाए गवर्नमेंट तक ये चीज़ ले जाके। आगे बढ़ते हैं। ग्रास रूट, अब इसका मतलब और अच्छे तरीके से हम समझाए तो पीपल के जितना करीब जा सकते हो, यानी जो हम लोग नॉर्मल पर्सन है उनके जितने हम पास जा सकते हैं। अब पास इन द सेंस ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक दूसरे के क्लोजनेस हम लोग की बढ़ रही है। पास इन द सेंस कि हम उनके प्रॉब्लम को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को देखोगे उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ रह रहे हो, आप भी वही प्रॉब्लम चीज़ फेस कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है उसके लिए, अगर आपके पास गिवन पावर दिया गया है। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जो पंचायत राज है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी निभा रही है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नथिंग बट कि वो जो भी काम कर रही है अपने क्या कहते हैं लोकल लेवल पे, वो अपने तक ही सीमित नहीं रख रही है। उसको उस चीज़ का पूरा रिपोर्ट उसको स्टेट को आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि उसने कहाँ पे कितने पैसे लगाए, क्या काम करवाया। तो इसका मतलब यही है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कभी पंचायत राज कोई नहीं करता। इसके लिए नथिंग बट उसको स्टेट को रिस्पॉन्सिबल रहता है, मेनली पंचायती जितने भी हैं। तो इट इज़ मेड रियल वोटर स्टेट को से बहुत दूर है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कि अब जो नॉर्मल वोटर्स हैं, जो गांव में कोई रहता है, वो किसी नॉर्मल जो सिटी है जहाँ का, जो मान लीजिए जिस किसी अब महाराष्ट्र है तो वो एक पूरा स्टेट हो गया, ठीक है। अब उसका कैपिटल क्या हो गया? उसका कैपिटल हो गया ये मान लीजिए मुंबई, हाँ। और जो बंदा मान लीजिए सोलापुर में रह रहा है, हाँ, तो वो कैसे स्टेट में अब आके अपनी प्रॉब्लम को बताएगा? उसको हर क्या कहते हैं दिन, हर हफ्ते अगर कुछ प्रॉब्लम उसको दिख रही है तो वो अब हर दिन थोड़ा ट्रैवल करेगा उधर। तो उसके लिए क्या किया गया है कि उसी के लेवल का, उसी के लोकल लेवल पे एक गवर्नमेंट को खड़ा किया गया है जहाँ पे वो जाके अपनी प्रॉब्लम समस्या को बताएगा और वो उसको सॉल्व करेगा। सो वी आर इंडिकेटिंग नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। गांधी जी सजेस्टिंग कि जितना करीब जा सकते हो टू द पीपल उतना करीब जाओ ताकि हम प्रॉब्लम को और अच्छे से उसका निवारण कर पाए। आगे बढ़ते हैं। लोकल गवर्नमेंट इज एंट्री नंबर 5 ऑफ स्टेट लिस्ट। मतलब ये 5वां एंट्री नंबर है लोकल गवर्नमेंट का स्टेट लिस्ट में। सो इट कम्स अंडर स्टेट, मतलब बेसिकली लोकल गवर्नमेंट है वो स्टेट के अंदर आती है। सो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट वेदर स्टेट विल मेक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन इट। लोकल गवर्नमेंट मेकिंग इज लिटिल बिट टफ। यानी इसका मतलब ये है कि ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा जो कि लोकल गवर्नमेंट बनने का प्रोसेस है, ये पूरी तरीके से एक स्टेट पे डिपेंड होती है कि क्या वो अपने राज्य में चाहती है कि वो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे या ना करे।
तो ये आज के अगर मैं आपको बोलूँ कि लास्ट लाइन आप देख रहे होगा, गवर्नमेंट मेकिंग इज़ लिटिल बिट टफ, लोकल गवर्नमेंट मेकिंग इज़ लिटिल बिट टफ। इसका मतलब ये है कि पहले ऐसा होता था कि कोई भी पावर शेयर नहीं करना चाहता था। तो जो कि स्टेट गवर्नमेंट था वो क्यों चाहेगा कि मैं पावर शेयर करूं और फिर मुझे अपने रिसोर्सेज भी शेयर करने पड़े उसके साथ। तो वो क्या करते थे कि अपने नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल यानी ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे, ऑफिशियल्स, उनको भेज देते थे कमेटी बना के। अब उनका मन है कि वो उस लोकल लेवल पे काम करे या ना करे, पर वो उसी के उस टाइम की बात की जा रही है कि उस वक्त लोकल गवर्नमेंट जो है उसको बनाने में, उसकी मेकिंग प्रोसेस वो थोड़ा बहुत टफ था। तो लेट्स कंटिन्यू। तो व्हेन दिस लोकल गवर्नमेंट मेड मीन्स व्हेन इट गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन, मतलब इसका मतलब ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सैंक्शन कर दी गई थी, मतलब यानी अप्रूव कर दी गई थी लोकल गवर्नमेंट वाला टॉपिक, कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ये बात मानता था कि एक स्टेट को लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमें उनका भी ध्यान रखना है। जितना हम अपने नॉर्मल सिटी में लोगों का ध्यान दे रहे हैं, उतना ही हमें अपने जो विलेज है हमारे स्टेट में उनका भी लोकल लेवल पे भी हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात अप्रूव कर दी थी कि लोकल गवर्नमेंट को मतलब रहना ज़रूरी है, अनिवार्य है। ये सैंक्शन कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। It was made by the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, which was enforced on 24 अप्रैल 1993। तो ये जो अमेंडमेंट है ये मतलब 73rd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का 1992 में, विच वॉज एनफोर्स, जिसको मतलब ये बन के तैयार तो हो गया था 1992 को, पर ये एनफोर्स कब किया गया? एनफोर्स किया गया 24 अप्रैल 1993 को, लोकल गवर्नमेंट वाला चीज़। तो उस वक्त कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर? उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे माननीय पीवी नरसिम्हा राव। वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको ऑर्गेनाइज किया था और एम्पावर किया था, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को उन्होंने पावर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप लोकल गवर्नमेंट में काम कीजिए, हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, हम आपको वो फुलफिल करेंगे वो चीज़। एंड गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन एंड ऑल्सो पास 74th CAA विच गेव अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। अब 74 एक हो गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एक हो गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन में उन्होंने एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया 74th में, जो था अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट यानी म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी भी एक तरीके का लोकल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी दोनों लोकल गवर्नमेंट के ही अंदर आते हैं, लोकल बॉडीज में होते हैं। तो 74th में उन्होंने म्यूनसिपैलिटी का भी सैंक्शन अप्रूव कर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का हिस्ट्री जानना हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पीछे इतिहास थोड़ा जान लोगे इसके बारे में, ताकि आपका प्रेजेंट जो भी आपका आंसर राइटिंग है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पास्ट पता है। सो नाउ हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट किया गया नेहरू के टाइम पे, जो कि हमारे देन प्राइम मिनिस्टर थे। 1952 में उन्होंने ये प्लान को शुरू किया था। फिर NES आगे बताता हूँ, विच वॉज इम्पोज इन एंटायर कंट्री, विच इज़ कॉल्ड एज नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज इन 1953, which was failed badly because of entry number 5 of state list, which was not ready to share power with पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब जो कि NES है, जो मैंने बोला, वो है नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, जो कि पूरे कंट्री में लागू किया गया 1953 में, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गया था। किस लिए? क्योंकि बिकॉज ऑफ एंट्री नंबर 5 स्टेट जो था, जो उस वक्त का स्टेट था, वो रेडी नहीं था अपने रिसोर्सेस, अपने पावर को शेयर करने के लिए पंचायती राज यानी थर्ड लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने के लिए वो रेडी नहीं था। और भी कुछ कारण थे, जैसे क्वाइट अ बिट ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव। अब इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो IAS होते हैं, जो ऑफिशियल होते हैं गवर्नमेंट, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि लुक आफ्टर करते हैं लॉ को इम्पोज कराने। तो वो गए थे, लेकिन वो कैसे समझेंगे? अब मान लीजिए कि वो एक ऑफिशियल है, ठीक है, वो किसी लोकल की बात कैसे अच्छे से समझ पाएगा? तो वो भी एक रीज़न था कि वो अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, विच मीन्स कि ब्यूरोक्रेसी की लैकनेस और साथ ही साथ इलिटरेसी। उस वक्त हमारा जो देश था वो इतने पढ़े लिखों के साथ नहीं था। फिर पॉवर्टी भी थी, गरीबी भी बहुत स्तर पे थी, लैक ऑफ फाइनेंस मतलब फंडिंग भी अच्छे से नहीं थी। तो वो एक रीज़न था, ये जो नेशनल एक्सटेंसिव सर्विसेज का फेल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न थे ये सारे कुछ। तो आगे पढ़ते हैं एक बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में, जो 1957 में ये हुआ था, इस कमेटी ये फॉर्म,
जिससे सजेस्ट किया था डेमोक्रेटिक एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब डेमोक्रेटिक मतलब क्या हो गया कि पीपल विल इलेक्ट, मतलब कि लोग अपना लीडर खुद चूज करेगा, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सम पावर गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब यही होता है कि पावर डिवाइड हो जाना, यानी मान लीजिए कि जो स्टेट है वो कुछ पावर इसको दे देगा लोकल गवर्नमेंट को, ताकि वो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे तरीके से चला पाए। तो उन्होंने सजेस्ट किया था 3 टायर स्ट्रक्चर को, जो कि पहला था ग्राम पंचायत, फिर दूसरा था पंचायत समिति जो कि जिसको हम इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल भी कहते हैं, और फिर लास्ट है जिला परिषद। और दूसरा उन्होंने ये बोला था कि मेक श्योर यू हैव इलेक्टेड पीपल, मतलब जिसको भी आप लोकल गवर्नमेंट में जो आपको रूल कर रहा है वो इलेक्टेड पीपल है, एक इलेक्टेड इंसान हो, एक इलेक्टेड लीडर हो आपका। और इसके बाद से ये कह दिया गया था कि नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस है वो विल नॉट वर्क, मतलब वो एनी मोर अब वो काम नहीं करेगा, उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। और आगे अगर हम बढ़े, यूजिंग बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, फर्स्ट टाइम 1959 में लॉन्च किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब पूरे देश में सबसे पहला जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लॉन्च किया गया 1959 में, जो कि वापस से फेल हो गया। तो टू चेक वाई PRI फेल्ड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस लिए फेल हुआ, तो एक सदीक अली कमेटी बनी जो कि बनी गई। ही सेड 3 मेन रीजन फॉर फेल्ड PRI इन राजस्थान। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फेल हुआ था राजस्थान में, उसके 3 रीज़न उन्होंने स्टेट किए। पहला इलिटरेसी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरा पॉवर्टी, यानी लोग गरीब थे। और स्टेट वे नॉट कोऑपरेटिंग, यानी जो स्टेट था वो लोकल लेवल का जो गवर्नमेंट है उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। यानी मान लीजिए अगर ये इसको वो बता रहा है कि हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है, तो वो उसका कुछ बात नहीं सुन रहा है, उसको अपने ही अफेयर में वो लगा हुआ है, एंड ही इज़ कम्प्लीटली इग्नोरिंग दिस लोकल गवर्नमेंट स्टफ। इसलिए PRI जो राजस्थान में लॉन्च किया गया था वो फेल हो गया था। अब आते हैं अशोक मेहता कमेटी पे, जो कि 1977-78 में था। तो उन्होंने रेकमेंड किया था 132 बातें उन्होंने रेकमेंड की थी, जो कि सम रिकमेंडेशन वॉज अप्लाइड ऑल्सो आफ्टर ही सेड टू मेक 2 टायर स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर। जो कि हमने पिछले में देखा कि बलवंत राय कमेटी में उन्होंने बोला था कि 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें था जो कि पहला था हमारा ये ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति, और तीसरा था जिला परिषद। पर इन्होंने बोला कि इन अदर वर्ड इन्होंने बोला कि पहला पंचायत रखा जाए, पंचायत राज, जो ग्राम पंचायत बेसिकली वो बड़े गांव के लिए रखा जाए, और कंटेजियस पंचायत उनके लिए जो सारे छोटे छोटे गांव को मिला के उसके लिए एक और पंचायत बनाया जाए। और इसी तरीके से उन्होंने बोला ग्राम पंचायत को सेकंड जिला परिषद, और मतलब ग्राम पंचायत और सेकंड जिला परिषद को उन्होंने अप्रूव किया था 2 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के लिए। वहीं आगे बढ़े तो उन्होंने ये भी बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी जो उस वक्त होगी, जो भी मतलब जो रूलिंग पार्टी होगी, उसका ये काम है कि वो इनकरेज करे इस एक्ट को, ताकि वो आगे जब बढ़े इस स्ट्रक्चर को तो वो सक्सेसफुल हो। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही है किसी स्कीम को, कोई कितना भी बोल दे, तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो भी रिजर्वेशन स्टेटस है, जो भी विमेन रिजर्वेशन, SC/ST रिजर्वेशन है, जो बाकी सब लेजिस्लेचर में है, मतलब पहले से जो रूल में है, ठीक है, वो इधर भी यानी लोकल गवर्नमेंट के लेवल में भी इस रिजर्वेशन को दिया जाए। अशोक मेहता के कमेटी, जो कि इन्होंने इतना सब बोला, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उनका जो ये जो कमेटी है उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो I would appreciate if you like this video and do subscribe and share this video with your friends। and next क्लास में हम पढ़ेंगे राजीव गांधी के बारे में, जो कि उन्होंने कैसे एक गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो हम आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे आगे। और अगर आपको फॉलो करना है हमें, तो आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा इसके अंदर। आपको उधर आपको पूरा PDF सारे रिपोर्ट सब चीज़ मिल जाएंगे, ताकि आप अच्छे से वेल अपडेट रहें। And if you have liked this video, do consider to follow, like, share, subscribe. Thank you, and let's meet in another video.